नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस लॉ की पहली यूनिट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 को लेकर के। देखिए, इसी कड़ी में मैंने ऑलरेडी आपका इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दिया था। उम्मीद मैं ऐसा करता हूं आप सभी ने पहला क्लास अच्छे से अटेंड कर लिया होगा। अगर आपने पहला क्लास अच्छे से लगा लिया है तभी आज की वीडियो आपको समझ में आएगी, और मैं ऐसा मान के चलता हूं आप लोग इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल, विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। मैं बार बार आपको एक ही चीज बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स कि हम लोगों ने ऑलरेडी अपना पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम लोगों ने देखा था आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर आपके जितने भी सेक्शन है उनकी अलग अलग रेंज बनी हुई है। उन रेंज के अंदर हमें क्या क्या चीजों को स्टडी करना है, क्या क्या चीजों को पढ़ना है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था माय डियर फ्रेंड्स की एग्जैक्टली जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका एक्ट नंबर कितना है, इसको 1872 क्यों लिखा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट शब्द का क्या मीनिंग होता है, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आप लोग बोल सकते हैं, कुछ गुणधर्म बोल सकते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के होते हैं, जिनको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस भी कर लिया था। इसी कड़ी में मैंने आपको बताया था सब्सटेंटिव लॉ और आपका प्रोसीजर लॉ का क्या मतलब होता है, इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। एक वाइड डेफिनेशन लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझा दी थी। इसके बाद हम लोगों ने देखा था एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में क्या फर्क होता है, अच्छे विजुअल्स के साथ मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया था। लास्ट एंड फाइनल जो चीज हम लोगों ने अपनी आखिरी क्लास के अंदर पढ़ी थी वो पढ़ी थी एग्जैक्टली फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहां पर मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को समझने के लिए हमें तीन अलग अलग स्टेजेस को पास करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग एक ऑफर को लेके चलेंगे या एक प्रपोजल को लेके चलेंगे। जब भी एक ऑफर या प्रपोजल के साथ कभी भी एक्सेप्टेंस जुड़ता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। इसके बाद सेकंड स्टेज आती है, जब भी कोई भी प्रॉमिस है उसके साथ कंसीडरेशन जुड़ जाता है। कंसीडरेशन का मतलब समथिंग फॉर समथिंग। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल से आप सभी को बताऊं तो लास्ट वीडियो में हालांकि मैंने डिटेल में समझा दिया तो फिर भी एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मैं आप सभी को कहता हूं कि मैं YouTube के ऊपर अपना एक कोर्स लेके आने वाला हूं जिसमें आप लोग इनरोल कर सकते हैं, तो मैं आपको क्या ऑफर कर रहा हूं, मैं आप सभी को एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफर कर रहा हूं, एक क्वालिटी कंटेंट ऑफर कर रहा हूं, बदले में मैं आपसे 400-500 रुपए की फीस लूंगा। तो समथिंग फॉर समथिंग, जो आप लोग मेरे को फीस पे करोगे बदले में जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा ना, दिस इज कॉल्ड द कंसीडरेशन। एक बार ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस जुड़ा, प्रॉमिस बन जाएगा, प्रॉमिस के साथ कंसीडरेशन जुड़ा तो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। और एग्रीमेंट अगर आपका एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इस मुद्दे पर हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये दोनों डेफिनेशंस हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे एग्जैक्टली शुरुआत कहां से करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके के होते हैं, काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल दीजिए, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल दीजिए, या सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना है, माने कॉन्ट्रैक्ट को कितने तरीकों से डिवाइड किया जाता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, पहला उनकी फॉर्मेशन के बेस पे, दूसरा उनकी वैलिडिटी के बेस पे। माने कॉन्ट्रैक्ट इज क्लासिफाइड इनटू द टू मेजर कैटेगरीज, टू मेजर पार्ट्स, फर्स्ट इज फॉर्मेशन एंड सेकंड इज बेस्ड ऑन द वैलिडिटी। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, जो आपका पहला पार्ट है बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है आपकी एंटायर जर्नी के लिए, जहां पे हम लोग अगर फॉर्मेशन के ऊपर बात करें तो फॉर्मेशन के बिहा पे आपके कॉन्ट्रैक्ट को तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तीन तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बना देते हैं। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट हमारा बनता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, याद रखिएगा अभी मैं समझाने वाला हूं डिटेल में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। सेकंड तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है, और तीसरे तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। माने फॉर्मेशन के बेस पे अगर आप फॉर्मेशन की बात करते हैं, फॉर्मेशन के बिहा पे आपके कॉन्ट्रैक्ट को तीन मेजर कॉन्ट्रैक्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, दूसरा आपका इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, और तीसरा आपका क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। वहीं अगर आप लोग वैलिडिटी के बेस पे अगर आप लोग थोड़ी सी निगाह डालोगे तो आप लोग पाएंगे यहाँ पे अलग अलग 5 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट बनने वाले हैं।
ये पहला कॉन्ट्रैक्ट है, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये तीसरा, चौथा, और ऐसे ही आपका क्या बनेगा, 5 कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। इनकी 5 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट किस बेस पे बात कर रहे हैं हम लोग, वैलिडिटी के बिहा पे बात कर रहे हैं। और मैंने बताया अगर आप फॉर्मेशन के बिहा पे बात करते हैं तो टोटल 3 तरीके के आपके कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। यहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक बार देखिए, वैलिडिटी के बेस पे आपका क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, पहले तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, सेकंड तरीके का है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। वैलिडिटी के बिहा पे अगर आप लोग इन तमाम कॉन्ट्रैक्ट को समझना चाहते हैं तो हमें इस वीडियो के आखिरी में जाना पड़ेगा, माने इस यूनिट के आखिरी में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी ऐसी टेक्निकल टर्म्स आएंगी जो इनिशियल लेवल पे हम लोग आपको डायरेक्ट बता देंगे तो समझ में नहीं आएगा। हाँ, अभी आप लोग क्या समझ सकते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन समझ सकते हैं, एग्जांपल समझ सकते हैं, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकते हैं और क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर एक्सप्रेशन हो। एक्सप्रेशन आप लोग बोल के कर सकते हैं, ओरली भी कर सकते हैं या रिटर्न में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। कि डिटेल्ड कंपैरिजन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखिएगा, देख के समझिएगा एग्जैक्टली क्या बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे आपका जो फॉर्मेशन के बिहा पे 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट है। पहला कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस है, दूसरा आपका इंप्लाइड है और तीसरा क्या रहने वाला है, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। याद रखिएगा, फॉर्म्ड बाय माने किस बिहा पे ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, इस चीज को जरूर कंसीडरेशन में रखिएगा। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट या तो स्पोकन होगा या तो रिटर्न होगा। याद रखिएगा, काफी केसेस में यहाँ पे ओरल भी आ जाता है, लेकिन डेफिनेशन जब आप एग्जामिनेशन के अंदर लिखेंगे तो आप लोग देखिएगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो या तो बोल के किए जाते हैं या रिटर्न में होते हैं। उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम लोग एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अगर आपने कोई कार डील की है तो वो आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होगा। आपने कोई लीज एग्रीमेंट बनाया है तो वो आपका पर्टिकुलर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होगा। और इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को ही हम लोग लीगल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। एग्जांपल देखिए, कार डील हो गया, लीज एग्रीमेंट हो गया, ये क्या है, आपका रियल कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बोल के बनाए जाते हैं या लिख के रिटर्न में बनाए जाते हैं, उन सबको क्या कहा जाता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एक्शन या कोड ऑफ कंडक्ट के बेस पे बन जाते हैं। जैसे अगर आप लोग सिंपल सी बात करते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में चले गए हैं और वहां पे आप लोगों ने पर्टिकुलर कोई फूड आइटम ऑर्डर कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बिना बोले एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया जिसको क्या बोलेंगे, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। आपने जो खाना खाया उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। एक और आप लोग इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट अदर देन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, आप लोग इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर सकते हैं। और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किसकी वजह से बनते हैं, एक्शन की वजह से या कंडक्ट की वजह से बनते हैं। जैसे अगर आप लोग किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर ऑब्वियस सी बात है खाना ऑर्डर करते हैं, फूड ऑर्डर करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू पे। ठीक है। और आप अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, जैसे पहले वाला आपका रियल कॉन्ट्रैक्ट था, इसी तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट भी आपका क्या है, रियल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब तीसरे कॉन्ट्रैक्ट की अगर आप लोग बात करते हैं, ये क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट है। ये आपका लॉ लगाता है, लॉ इंपोज करता है या कोर्ट इंपोज करता है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, लेट अस कंसीडर कोई मरीज है, ठीक है, जिसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, जो अनकॉन्शियस स्टेट में है, वो डॉक्टर के पास उसको ले जाया जाता है, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है, उसका ऑपरेशन करता है, उसको सही कर देता है। अब ऐसा ये मरीज थोड़ी ना बोलेगा कि आपने मेरा ट्रीटमेंट किया, मैंने तो आपको बोला नहीं था तो मैं पे नहीं करूंगा, नहीं, वहां पे ऑटोमेटिकली इंपोज्ड बाय लॉ है। ये इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनको क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है? यानी कि अगर आप लोग अनकॉन्शियस मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे अगर डॉक्टर किसी मरीज का करता है तो मरीज को पे करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई रिटर्न स्पोकन की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। और इससे पहले क्या पढ़ा, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जो एक्शन की वजह से या कंडक्ट की वजह से आपके कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। इसके अंदर एक और अच्छा एग्जांपल आप लोग कुली का ले सकते हैं। आप लोग ट्रेन से उठ रहे, कुली आया, आपका सामान पूछा कि आप लोग कहां जाएंगे, वहां तक आपका जो सामान है उसको ड्रॉप कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है यू हैव टू पे, आपको पे करना पड़ेगा। इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या बन जाते हैं, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। उम्मीद करता हूं यहाँ पे अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। एक अच्छी टेबल की हेल्प से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जब आप लोग कॉन्ट्रैक्ट की क्लासिफिकेशन करते हैं, टाइप या काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, और स्पेसिफिकली फॉर्मेशन के बिहा पे 3 कॉन्ट्रैक्ट जब आप लोग बनाते हैं, पहला आपका एक्सप्रेस
कॉन्ट्रैक्ट होता है, दूसरा आपका इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, तीसरा आपका क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट होता है। उनकी डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अब फिर भी नहीं आई है तो आप लोग यहाँ पे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की ये डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। यहाँ पे आपको दिखेगा एक क्लियर एग्रीमेंट होता है बिटवीन द टू पार्टीज, याद रखिएगा, क्लियर है। जैसे अगर आप लोगों ने कोई भी कार बाय कर ली है तो वहां पे एक आपका वर्बल प्रॉमिस हो सकता है। अगर आपने कोई रेंट एग्रीमेंट बनाया है तो वहां पे आपका एक वर्बल प्रॉमिस हो सकता है। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बार बार एक ही एग्जांपल, अगर आपने फूड ऑर्डर किया है, यू आर इंप्लाइड प्रॉमिस टू पे, आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये इस तरीके के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अंडरस्टूड थ्रू द एक्शन, कैसे समझे जाते हैं, एक्शन की हेल्प से अंडरस्टैंड किए जाते हैं। और लास्ट एंड क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, ये आपके रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ये आपकी लीगल ऑब्लिगेशन होती है। इसको कोर्ट इंपोज करेगा या तो आपका लॉ इंपोज करेगा, ये आपकी रियल ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी, क्लियर है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। जैसे मैंने डॉक्टर का एग्जांपल दे दिया है, या कोई भी आप लीगल स्टैंप का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो इस तरीके के अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए, जब भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो मैं ऑब्वियस सी पहले ही क्लियर कर रहा हूं, दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे। फॉर्मेशन के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड कर देंगे तीन पार्ट्स के अंदर, या तीन तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। और वैलिडिटी के बिहाफ पे आपके टोटल 5 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। वैलिडिटी के बिहाफ पे हम लोग यूनिट के लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि क्या यहाँ पे काफी ऐसी चीजें आएंगी जो अभी हम लोगों ने पढ़ी नहीं है। जब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, धीरे धीरे आपको क्लैरिटी होगा और चीजें आप लोगों के जहन में चलती चलेंगी। चलिए, यहां तक उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आई होगी। ये आपका आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट की बात आपको समझ में आ गई, ये वाली चीज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अब कान खोल के, दिमाग को, खोपड़ी चोपड़ी को बराबर खोल के सुनिएगा क्या बात मैं बताने वाला हूं। दीज आर कॉल्ड एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब हर कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं होता है, इस चीज को आपको याद रखना, ठीक है। हर कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या नहीं होता है, वैलिड नहीं होता है। जैसे मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, मैंने क्या कहा, हर कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या नहीं होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ एसेंशियल कंडीशन से, याद रखिएगा, कुछ क्या है आपकी एसेंशियल्स हैं कि ये होंगी तो ही आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। रेदर देन वो आपका वॉइड भी हो सकता है और आपका वॉइडेबल भी हो सकता है। अब ये दो, वॉइड और वॉइडेबल क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप समझिएगा एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। देखिए, किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक ऑफर होना जरूरी है, एक प्रपोजल होना जरूरी है। ये बात हम लोग बात कर चुके हैं। ऑफर होगा तभी तो उसके साथ एक्सेप्टेंस होगा, तभी तो वो प्रॉमिस बनेगा, और प्रॉमिस अगर कंसीडरेशन के साथ आएगा तो आपका क्या बनेगा, वो आपका एग्रीमेंट बनेगा। और एग्रीमेंट अगर लॉफुल एनफोर्सेबल है तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है। तो एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना जरूरी है भाइयों, वो आपका ऑफर या प्रपोजल होना जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आपके ऑफर और प्रपोजल के साथ एक्सेप्टेंस होगा ना, तभी वो क्या बनेगा, आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं, सबसे पहले आपका ऑफर आएगा, क्लियर है, क्या आएगा, आपका ऑफर आएगा। ऑफर के साथ अगर आपका एक्सेप्टेंस जुड़ता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, अगर ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस जुड़ता है तो वो प्रोमिस बनेगा। और प्रोमिस के साथ अगर आपका कंसीडरेशन जुड़ता है तो आपका वो क्या बनेगा, एग्रीमेंट बनेगा। और एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो वो क्या बनेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे ऑब्वियस सी बात है, ऑफर होना जरूरी है और ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस होना बड़ा जरूरी है, तभी तो आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्लियर। बहुत बेसिक बात मैंने आपको बताई है। यहां पे होना चाहिए फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से समझे। फ्री कंसेंट का मतलब ये होता है माय डियर फ्रेंड, जैसे दो पार्टीज हैं, एक तो जो आपका ऑफर करता है, जो आपका ऑफर बनाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्रोमिसर कहते हैं। और जो ऑफर एक्सेप्ट करता है उसको क्या कहते हैं, हम उसको प्रोमिसी कहते हैं। याद रखिएगा, एक क्या होता है आपका प्रोमिसर होता है और एक क्या होता है आपका प्रोमिसी होता है। अब यहाँ पे दो पार्टीज है, एक प्रोमिसर है ए और एक प्रोमिसी है बी। याद रखिएगा, दोनों के बीच में एग्रीमेंट बनेगा तो ये आपका फ्री कंसेंट होना चाहिए। हालांकि इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिटेल में भी है, लेकिन अभी देसी लैंग्वेज में आप लोग
समझ लीजिए, फ्री कंसेंट का मतलब बिना दबाव के अनुमति, सहनुमति, माने दोनों साइड से किसी कोई बिना दबाव के वो एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करे, इसको क्या बोलेंगे, फ्री कंसेंट बोलेंगे। क्लियर है, याद रखिएगा। तो एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जब जब बात आएगी, आप कहेंगे ऑफर होना जरूरी है या प्रपोजल होना जरूरी है, उसके साथ एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, और वो जो एक्सेप्टेंस है वो फ्री कंसेंट के साथ होनी चाहिए। अच्छा, तीन शब्द आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक तो होगा लॉफुल कंसीडरेशन। लॉफुल कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपका कंसीडरेशन किसके साथ जुड़ा हुआ है, प्रॉमिस के साथ जुड़ा हुआ है। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग फॉर समथिंग। जैसे अगर मैं कहूं मैं आपको ये बैच प्रोवाइड कर दूंगा, हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बिजनेस लॉ का बैच लेके आए हैं, आप लोग बदले में मेरे को AK-47 दीजिए, तो इसकी कानून इजाजत नहीं देता है। ये जो कंसीडरेशन है ना, ये लॉफुल नहीं है। लेकिन अगर आपका कंसीडरेशन लॉफुल है तभी वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट आगे जाके वॉइड या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। माने जो भी आपका समथिंग फॉर समथिंग है वो वैलिड होना चाहिए, लॉ की दृष्टि में सही होना चाहिए। क्लियर है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग ड्रग्स गांजे का बिजनेस करें, चरस का बिजनेस करें, यानी कि जिनको लॉ रेसिस्ट करता है उन चीजों का अगर आप लोग बिजनेस करेंगे और उन केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो डेफिनेट सी बात है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अच्छा, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज को जरूर ध्यान रखिएगा, इसके बारे में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज का क्या मतलब होता है। एक इंपॉर्टेंट बात और जो मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड। आगे जाके काफी ऐसे एग्रीमेंट बनते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जो वॉइड हो जाते हैं, उनको एक्सप्रेसिवली क्या नहीं होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे एक लीगल रिलेशनशिप बनना चाहिए। देखिए, एक सोशल रिलेशनशिप होता है, लेकिन कानून क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका कैसा लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। क्लियर है, तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, और भी है एक दो आगे, वक्त दर वक्त हम लोग इन चीजों को समझते जाएंगे। अभी के लिए आपकी पहली यूनिट के हिसाब से इतनी चीजें बहुत रहेंगी। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हम कहेंगे एक ऑफर, एक प्रपोजल होना जरूरी है, उसके साथ एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, फ्री कंसेंट होना जरूरी है, कैपेसिटी जो पार्टीज होना जरूरी है, लॉफुल कंसीडरेशन होना जरूरी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एंड इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप। और यहाँ पे हम एक फेमस केस आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा, बेल्फर वर्सेस बेल्फर, मिस्टर एंड मिसेस बेल्फर वर्सेस बेल्फर। तो केस जब हम केस स्टडी पढ़ेंगे ना, तो मैं वहां पे डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं, डोंट वरी। हाँ, यहां तक देखिए, यहां तक समझिए, चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये क्लैरिटी होने के बाद, इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। क्लियर, यहां तक उम्मीद करता हूं चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब एक बहुत अहम चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। देखिए, आपके अलग अलग सेक्शंस है। इनिशियल लेवल पे मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जिनकी रेंज हमने देखी थी। देखिए, 1 और 2 के अंदर आपका प्रीलिमिनरी स्टेज होती है, प्रीलिमिनरी होती है जहां पे हम लोग बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो अभी हम सेक्शन 2 को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। इसके बाद एक बार आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई, एसेंशियल वगैरह समझ में आ गया, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं आपका सेक्शन 2 के अंदर क्या क्या इंटरप्रिटेशन दी गई है। ध्यान से देखिएगा, सेक्शन 2 सेक्शन 1 के अंदर आपकी सबसे पहले किसकी डेफिनेशन है, सबसे पहली डेफिनेशन आपको दी गई है माय डियर फ्रेंड्स, ऑफर की, या फिर आप लोग कह सकते हैं प्रपोजल की। प्रपोजल या ऑफर का क्या मायना होता है, ध्यान से रीड कीजिए, आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगा। ये कहता है वन पर्सन साइनली हिज विलिंगनेस टू द अदर, माने कोई भी पर्सन है वो साइनली क्या करता है, अपनी विलिंगनेस, विलिंगनेस किसके लिए, कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए वो एक्सप्रेस करता है, विद व्यू ऑब्टेन्ड एसेंट, यानी कि वो क्या चाहता है, सामने वाले पर्सन की एक साथ काम मिलके करने की एसेंट चाहता है, तो उसको क्या कह देंगे हम लोग, प्रपोजल कह देंगे। माने प्रपोजल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक व्यक्ति हूं, मेरे मन में एक ख्याल है कि ये वाला काम मेरे को एक मेरे मित्र के साथ मिलके करना चाहिए, तो मैं जो आपका साइनली, माने मैं आपका साइन के साथ जो भी विलिंगनेस उस काम को करने की प्रेजेंट करूंगा, जिसमें मैं अपने मित्र का एसेंट चाहता हूं, दिस इज कॉल्ड द प्रपोजल। बहुत बेसिक डेफिनेशन है, कोई हवा नहीं है। क्लियर, इसको क्या बोलेंगे, प्रपोजल बोलेंगे। प्रपोजल समझ में आ गया, जो भी आप लोग चाहते हैं, अपने जिस मित्र के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, जिसके साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसको जो आप लोग विलिंगनेस प्रेजेंट करते हैं कुछ करने की या कुछ नहीं करने
की, वहां पे जब उसका एसेंट मांगते हैं, उसकी अनुमति मांगते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? प्रपोजल बोला जाता है। अच्छा, अगर आप लोग 2B के अंदर जाते हैं, यहाँ पे प्रोमिस की बात होती है। प्रोमिस हम लोगों ने बताया था क्या होता है प्रोमिस से, जब भी ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाता है, ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस जुड़ जाती है, तो क्या कहलाती है? वो आपका प्रोमिस कहलाता है। यहाँ पे यहीं पे लिखा हुआ है, पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, माने जिसके लिए क्या बनाया गया है? जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया है, जिसके लिए क्या बनाया गया है? प्रपोजल बनाया गया है। अगर उसकी साइन हमें क्या मिल जाती है? उसकी साइनली एसेंट मिल जाती है और वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या बन जाता है? वो आपका प्रॉमिस बन जाता है। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे काफी अच्छी बात बताई गई है सेक्शन 9 के अंदर, क्लासिफाई प्रॉमिस इनटू द एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड। सेक्शन 9 ने आपके जो प्रॉमिस है उसको किस में क्लासिफाई कर दिया है? आपके प्रॉमिस को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया है, एक आपका एक्सप्रेस रहेगा, एक आपका इंप्लाइड रहेगा। ये बहुत कॉमन बात है, हर बच्चा इसको समझ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे 2A के अंदर प्रपोजल की डेफिनेशन क्लियर होगी, 2B के अंदर प्रॉमिस की डेफिनेशन क्लियर होगी है। अच्छा, 2C के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, जिसने आपका ऑफर बनाया, पर्सन मेकिंग प्रपोजल, जिसने क्या बनाया है? प्रपोजल बनाया है, उसको क्या बोलते हैं? मैंने अभी भी बताया, उसको प्रोमिशर बोलते हैं। जिसने एक्सेप्ट किया है, जिसके लिए वो बनाया गया है प्रोमिस, उसको क्या बोलते हैं? प्रोमिस ही बोलते हैं। इस चीज को भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सारी चीजें हम लोग बारी बारी करके पढ़ चुके हैं। आगे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट मतलब आपका जो प्रोमिस है, अगर उसके साथ कंसिडरेशन जुड़ा हुआ है, समथिंग फॉर समथिंग, तो उसको क्या बोल देते हैं? एग्रीमेंट बोल देते हैं। यही मैंने आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। एवरी प्रोमिस, देखिए यहाँ पे हर प्रोमिस की बात हो रही है, या सेट ऑफ प्रोमिस। सेट ऑफ प्रोमिस को मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा। ये जो आपका लिखा हुआ है ना रेसिप्रोकल प्रोमिस को सेट ऑफ प्रोमिस आप लोग समझ सकते हैं, आगे बात करेंगे, ठीक है। फॉर्मिंग कंसिडरेशन, याद रखिएगा भाइयों बहनों, क्या है आपका? कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, उसको क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट बोलेंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आएगा। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, आज ही पहले, बहुत पहले पढ़ चुके हैं इन चीजों को, है ना। थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक ऐसा एग्रीमेंट, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एक ऐसा एग्रीमेंट, याद रखिएगा क्या है? एक ऐसा एग्रीमेंट जो क्या है? एनफोर्सेबल बाय लॉ है। इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोग इजीली इसको देख पाए। जो क्या है आपका? एनफोर्सेबल बाय लॉ है, उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। 2H के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस अभी हम नहीं पढ़ेंगे, आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, डेट्स व्हाई इसको छोड़ सकते हैं। अभी के लिए आपको क्या समझना है? अभी के लिए आपको समझना है प्रपोजल 2A को अंडरस्टैंड कीजिएगा, 2B के अंदर प्रोमिस को अंडरस्टैंड कीजिएगा, प्रोमिशर और प्रोमिशी का क्या मतलब होता है ये समझिएगा, 2C के अंदर एग्रीमेंट को समझिएगा, 2H के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को समझिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, आप लोगों को देखना, 2G के अंदर वॉइड एग्रीमेंट आता है, 2I के अंदर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आता है, और 2J के अंदर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आता है। देखिए ये तीनों टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको थोड़ा सा ख्याल में रखिएगा। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ रेसिस्ट करता है, माने एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ की दृष्टि से एनफोर्सेबल नहीं है, उसको वॉइड एग्रीमेंट कह देंगे। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ द वन और मोर पार्टीज, एक या एक से ज्यादा पार्टीज के ऑप्शन के बिहाफ पे जो एनफोर्सेबल होता है, 2I कहता है वो क्या बन जाएगा? आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जिसको एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सीज कर दिया जाता है टू एनफोर्सेबल बाय लॉ, द कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीज टू एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। उसको क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। क्लियर? उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक आपको समझ में आई होंगी। आसान आसान भाषा में, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको कोशिश कर रहा हूं चीजें समझाने की। तो कुछ चीजें थी जो आज के लेक्चर में हमने समझा, छोटी छोटी बातें लेकिन काफी अहम है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। पार्ट सेकंड रहने वाला है आपका किसको लेकर के? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को लेकर के। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ में आई होंगी, लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, लकी प्लानिंग।